हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप? होप यू आर डूइंग फाइन। हम आपके लिए बैटल थ्रू द हेवंस गॉड फ्लेम एम्पर की स्टोरी का एपिसोड 190 लेके आ गए। कल तुम्हें पिछला एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में लिख के बताओ। ऑनेस्टली मुझे काफी पसंद आया था और अब तो सोलिटर लॉर्ड और गोल्डन ड्रैगन भी स्टोरी में एंटर कर चुके हैं। यार मैं ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, चलो कर लेते हैं पिछले एपिसोड का रिकैप। जब जियान का ग्रुप स्टोन वॉल में एंटर करता है, ये एक बड़े से हॉल में पहुंचे होते हैं। इस हॉल में थी एक बड़ी सी मूर्ति जो देखने पे जियान जैसी लग रही थी और इसके सामने एक पर्पल पिंजड़ा था। जब पिंजड़े के अंदर लड़की जियान को देखती है, उसकी आंखें इमोशन से भर जाती हैं। आगे ये इमोशनल ड्रामा हुआ था, फिर फोकस जाता है उन दोनों इविल हार्ट्स के ऊपर जिन्हें वो लड़की सरप्राइज कर रही होती है। हमें मालूम पड़ता है ये लड़की है फेरी जायू की अकेली डिसाइपल और इसका नाम है कैंग यू। ये अपनी 1 स्टार दूधी के स्टैंड के साथ उन दोनों इविल एनर्जीज को जैसे से संभाल पा रही होती है, लेकिन इन्हें फिनिश करने के लिए उसे होली फ्लेम की जरूरत थी। अच्छी बात है, म्यूइंग और जियान यहाँ पे आ चुके थे। थोड़ी और बातचीत करने के बाद कैंग यू उस पिंजड़े से बाहर आती है और वो जियान और म्यूइंग के साथ मिलके उन इविल हार्ट्स को प्योरीफाई करने लगती है। लेकिन तभी हुए थे बदलाव। वो दोनों इविल वेनरेबल्स जो गहरी नींद में थे, फाइनली इनकी नींद खुलती है। कैंग यू ने बताया था कि इनसे कहा जाता है ज़्वानमिंग ट्विंस और ये फॉरेन इविल रेस के नेदर इविल क्लैन के स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट्स हैं। इन दोनों की स्ट्रेंथ दूधी के पीक पे होती है। अब साइड डिटेल्स को जानने के लिए देख सकते हो पिछले पार्ट को। पिछले एपिसोड के एंड में जाके इन दोनों इविल ट्विंस में से यूजुन जियान के ऊपर एक हमला करता है। ये होती है कंडेंस्ड डार्क एनर्जी। अगर एनर्जी जियान से टकरा जाती है तो वो जियान को खत्म कर देगी। चलो हम यहीं से शुरू करते हैं एपिसोड को। जब डिवन बिल देखता है उस पावर को जियान की तरफ आगे बढ़ते हुए, वो तुरंत ही आगे शूट होने की कोशिश करता है, लेकिन कैंग यू ने उसे रोक लिया था। वो कहती है ध्यान से देखो, मैं जियान की बॉडी में से एक अलग पावर सेंस कर पा रही हूँ। उसके पास कुछ निर्भर करने के लिए होगा। कैंग यू को जियान के ऊपर इसलिए और भरोसा था क्योंकि जियान था शाओ क्लैन का मेंबर और उसके पास फायर आर्ट टियानियन भी होती है। कैंग यू को लगता था कि जियान इतनी आसानी से नहीं मर सकता है और लगता है उसने सही सोचा था। इसी पल जियान का पूरा ऑरा ट्रांसफॉर्म हुआ था। ये पेक्यूलियर फोर्स कैंग यू के भी रोंगटे खड़े कर देती है। वो इस पावर को पहचानती नहीं थी। वहीं पे म्यूइंग जो कि स्ट्रगल करके जियान की हेल्प के लिए आगे आने वाली थी, उसे जियान की काम आवाज रोकती है। वो कहते हैं अब इसकी जरूरत नहीं है। जब हम देखते हैं जियान की आंखों को तो हमें मालूम पड़ता है कि वो पूरी तरीके से एक मिस्टीरियस ब्लैक एनर्जी से भर चुकी है। इसी पर सुनाई देता है बूम का साउंड। ये सुन की विजुअल पावर जियान से टकरा गई होती है। ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक बड़े से जबड़े में जो जियान को डिवावर करने की कोशिश कर रहा था। तभी इस हॉल में गूंजती है वूश फश फश की आवाजें। वो फायर हार्ट टियानियन ट्रांसफॉर्म होती है। इसकी प्योर खाकी फ्लेम अपने अंदर एक इविलनेस को डेवलप कर लेती है और ये सामना करती है यूजन की इविल पावर का। जियान की पावर में वो सिनिस्टर ऑरिक को बस कैंग यू सेंस नहीं कर पाते, ये औरों को भी सेंस हो रहा था। दूसरी तरफ जियान कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है टेलिस्मैन को। वो जानता था कि इस हथियार के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। हॉल में गूंजती और बूम बूम की आवाजें। वो फ्लेम एनर्जी और इविल एनर्जी अलग अलग फॉर्म्स को लेके एक दूसरे से टकराते हैं। वो इविल ऑरा चाहे कितने भी खतरनाक हमले कर रहा हो, लेकिन वो जियान को हार्म नहीं पहुंचा पाता। कुछ और पलों के बीतने के बाद वो एनर्जी मेल्ट होने लगी थी। ब्लैक एनर्जी में से सुनाई देती सिजलिंग साउंड्स। ऐसे नजारे को देख के डीमन वेल का जबड़ा खुला का खुला रह गया था। यूजुन की ब्लैक एनर्जी में वो पावर होती है जिससे एक पीक दूधी भी सीरियसली इंजर्ड हो सकता है, लेकिन ये जियान के हाथ में न्यूट्रलाइज होता जा रहा था। एमेथिस्ट केज के अंदर वो दोनों ज़्वानमिंग ट्विंस जो कुछ समय पहले तक होली फ्लेम्स के सामने भी अपने चेहरों पर स्माइल लिए हुए थे, अब इनकी आंखें भी शौक से भरी होती हैं। अपनी इविल पावर को प्योरीफाई होते हुए देख यूजुन कहता है ये पॉसिबल नहीं है। वो जानता था कि भले ये बच्चा होली फ्लेम को पोजेस करता हो, तभी वो उसके पावर लेवल के आसपास नहीं था। यूजुन का पिछला अटैक बहुत केयरफुल तरीके से किया गया था। ये एक एक्सेप्शनल टेक्निक होती है जो किसी भी 9 स्टार दूधी की पलक झपकते ही जान ले सकती थी। और उसका ये अटैक डिसइंटीग्रेट हो रहा है। जियान अपने सीधे हाथ को आगे बढ़ा के बोलता है होली फ्लेम, अब ये तुम्हारे ऊपर है। वूश की आवाज के साथ होली फ्लेम का ऑरा राइज हुआ था। ये एक ड्रैगन की खोपड़ी में ट्रांसफॉर्म होके उस इविल ऑरा को कंज्यूम कर लेती है। जियान के बिना नोटिस करे उस डार्क एनर्जी का एक हिस्सा उसके सोल ईटर टेलिस्मैन में अब्सॉर्ब हो रहा था। इस इविल पावर को पाके वो सोल ईटर टेलिस्मैन थोड़ा और ग्लो करता है। ऐसा लगता है इसकी पुरानी स्ट्रेंथ वापस आने लगी हो। जियान मुड़ता है म्यूइंग की तरफ। वो बोलता है यिंग अब अपने हाथ को जमीन पे प्रेस करके यूज करी जाती है होली फ्लेम की ओरिजिन टेक्निक। ये था क्रम्बलिंग रॉक बरियल। तुरंत ही जमीन ट्रेम्बल होने लगी थी। दूसरी तरफ जियान की बात को सुन के म्यूइंग रेडी हो जाती है। उसकी बॉडी में से पश की आवाज के साथ होली फ्लेम का ऑरा और भी राइज हुआ था। ये होती होली फ्लेम की ओरिजिन टेक्निक होली लाइट। जब म्यूइंग और जियान दोनों अपनी पावर को कंबाइन करते हैं, इस हॉल का तापमान आसमान छूता है। उस पर्पल के से थोड़ी इविल एनर्जी बाहर रेडिएट हो भी रही होती है और वे टेम्परेचर उसे तुरंत ही वेपराइज कर देता था। ऐसे सीन को देख के यूजुन का एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। वो गुर्रा के बोलता है भले तुम्हारे पास होली फ्लेम की पावर हो, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी नहीं है। जब यूजुन अपने चेहरे पे घमंड दिखाने की कोशिश कर रहा था, उसके भाई की आंखों में पहली बार डर दिखाई देने लगा था। सामने की दोनों टेक्निक्स को देख के बात साफ है कि अब इन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। वो कहता है यूजुन अब हम और डिले नहीं कर सकते। भले इंसान कमजोर
हो, लेकिन रिस्क बढ़ चुका है। मिंगजुन की बात को सुन के यूजुन नोट करता है। केज के अंदर की वो डार्क एनर्जी और खतरनाक हो जाती है। दोनों भाई अपने एक हाथ को सामने लेके आते हैं। इनके हाथों के बीच में से एक छोटा डार्क एनर्जी का वोर्टेक्स बनने लगा था। ये होता है थिक इविल ऑरा। दोनों की कंबाइंड पावर के सामने पूरा एमेथिस्ट केज एक अजीब सी बजिंग साउंड को निकालने लगता है। ये देख के यूटू का एक्सप्रेशन खराब होते हैं। वो कहती है बिल्कुल सही नहीं है, लगता है एमेथिस्ट केज इस पावर को सह नहीं पा रहा है। बगल में खड़ी यूरू पूछती है अगर टूट गया तो क्या होगा। यूटू बताती है एमेथिस्ट केज ये इन ज़ोनवी ट्विंस को कैद करने के लिए बनाया गया था। भले इसका स्ट्रक्चर कमजोर हो, लेकिन इसकी सीलिंग पावर टेरिफाइंग होती है। हाउएवर हजारों सालों तक इसमें कैद होने की वजह से ये दोनों एमेथिस्ट केज की पावर को कमजोर करते आ रहे हैं। अगर ये फॉर्मेशन टूटती है तो इनकी स्ट्रेंथ अपनी पीक स्टेट में आ जाएगी। तभी पिंजड़े में से और भी क्रीकिंग साउंड सुनाई देने लगी थी। उन दोनों जुड़वा भाइयों का और भी खतरनाक होता जाता है। यूजुन की जहरीली निगाहें टिकी होती हैं जियान के ऊपर। हम उसकी आंखें श्रिंक होते हुए देखते हैं, क्योंकि यूजुन को जियान की आंखों में एक मैडनेस दिखाई दी थी। जियान अपनी दूसरी हाथ में भी समन करता है होली फ्लेम की सोर्स पावर को, और जियान सीधा उस पर्पल केज की तरफ बढ़ जाता है। इसी मोमेंट पे कैंगयू भी एक्शन लेती है। कैंगयू की आंखें पूरी तरीके से सिल्वरी हो गई थी। सिल्वर मून बो की स्ट्रिंग पूरी खिंच गई होती है। एंड में जाके एक ब्लैक एंड व्हाइट एरो ने अपने आप को फॉर्म किया होता है। इस बांड की जो नोक थी वहाँ पे स्पेस टिक नहीं पा रहा था। बिना हिचकिचाहट के कैंगयू अपनी उन दोनों उंगलियों को छोड़ती है। वो एरो किसी थंडरबोल्ट की तरह सीधे ज़ोनविंग ट्विंस की तरफ बढ़ गया था। जब कैंगयू और जियान इन अटैक्स को लॉन्च कर रहे थे, सीन हमें जस्ट उससे पहले का दिखाया जाता है। उस टेरिफाइंग पावर को सेंस करके ज़ोनविंग ट्विंस के एक्सप्रेशन डार्क हो गए होते हैं। भले इस लड़के के हाथ में बस एक होली फ्लेम का क्लस्टर हो, लेकिन इस फ्लेम के अंदर होती है एक और मिस्टीरियस पावर, और वो दोनों को एक डेंजरस फीलिंग दे रही थी। फिर दूसरी तरफ कैंगयू होती है जो एक जेन्युइन दोषियान है। मिंगजुन ने एक टेंस एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं हम क्या करें। यूजुन की नजरें स्पेशली जियान के ऊपर टिकी होती हैं। वो कहते हैं मुझे उस लड़के के बारे में कुछ अजीब फील हो रहा है, मैं उसमें से ब्लड डीमंस की ऑरे को सेंस कर पा रहा हूँ। मिंगजुन बोलता है ब्लड डीमंस, लेकिन एक इंसान के पास ब्लड डीमंस की पावर क्यों होगी? होली फ्लेम और हमारी पावर ये फंडामेंटली इनकम्पेटेबल है, ये कभी साथ में नहीं आ सकते। बस फ्लैशबैक से हम वापस लौटते हैं। जैसे जियान एमेथिस्ट केज के पास पहुंच जाता, ट्रैक ट्रैक बूम की आवाज के साथ एमेथिस्ट केज फट जाता है। ये होता है बाहर की होली फ्लेम पावर और अंदर के इविल ऑरे की वजह से। जियान रोर करके बोलता है ज़ोनविंग ट्विंस अब तुम्हारे खत्म होने का समय आ गया है। जियान अपने पैरों को फिर से आगे पुश करता है, तभी उसके ऊपर एक थिक ब्लडी मिस्ट हमला करती है। एक ब्लैक एनर्जी के स्ट्रॉन्ग को बनाती है, इसके बीच में जियान था। ऐसे सीन को देख के जियान का एक्सप्रेशन चेंज हुए थे। वो कहता है क्या टेरिफाइंग सक्शन फोर्स है। जियान जब तक खुद को स्टेबलाइज कर पाता है, उसके सामने दो फिगर अपीयर हो गए थे। बिना हेजिटेशन के अपने हाथ को क्लेंच करके उसने सामने तरफ दे मारा था। बूम की आवाज के साथ वो फ्लेम पावर उन दोनों ट्विन से जाकर टकराती है। इसी पर वो टेरिफाइंग एरो पहुंचता है, लेकिन जियान बहुत चक्का तब रह जाता है जब वो पाता है कि इन दोनों इविल एंटिटीज ने रेक्स का विरोध करना बंद कर दिया है। वो कहता है क्या गिव अप कर चुके हैं, लेकिन जियान को जो इंस्टिंक्ट्स बता रही होती है वो कुछ अलग ही था। उसके सीने की ब्लड डीमन गोल्ड एनर्जी अभी काफी वायलेंट रिएक्शंस दे रही थी, लेकिन अब पीछे जाने का सवाल नहीं उठता। जियान हवा में कई पंच आगे भेजता है। ये अपने साथ प्योर होली फ्लेम पावर को लाते हैं। हम धीरे धीरे उन दोनों फिगर्स की त्वचा को फटते हुए देखते हैं। तभी उस एरो और जियान की फ्लेम में म्यूइंग का होली लाइट अटैक शामिल होता है। सुनाई देती आर 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 की आवाजें। ये आवाजें ज़ोनविंग ट्विंस की थी। ऐसे सीन को देख के जियान कहता है काम कर रहा है। म्यूइंग और जियान की होली फ्लेम पावर मिलके चारों तरफ फैली इविल एनर्जी के तूफान को ढक लेती है। ये ब्लैक और से होली फ्लेम का स्टॉर्म बन गया था। उस डेंस ब्लैक मिस्ट के जलने से हमें दोनों इविल एंटिटीज के फिगर दिखाई दिए थे। इन दोनों की हालत को देख के कैंगयू भी शॉक हो गई होती है। अभी यूजुन के स्पाइन के नीचे का एरिया पूरी तरीके से गायब हो चुका था। यहाँ एक बड़ा सा होल होता है। वहीं पे मिंगजुन उसकी पूरी बॉडी जल चुकी होती है। मिंगजुन दांती मीस के बोलता है डैम यू डैम यू। इन दोनों की गुस्से से भरी आवाजें पूरी हॉल को हिला देती है। इन दोनों ने सोचा नहीं था कि वो सामना नहीं कर रहे होंगे बस होली फ्लेम का, बल्कि एक मिस्टीरियस डिवावरिंग पावर इनके इविल ऑरे को खा रही है। जब इनका वो इविल ऑरा कम होता है, ये अपनी इंजरीज को सही नहीं कर पाते। हम कैंगयू को जियान के बगल में आते हुए देखते हैं। वो नहीं चाहती थी कि इसे कोई नुकसान पहुंचे। भले ही सिल्वर मून बो का इस्तेमाल करने की वजह से उसकी काफी एनर्जी कम हो गई हो, वो तब भी दोषियान एक्सपर्ट थे। वहीं पे अभी जियान होता है पूरी तरीके से स्टंड, फिर वो तेजी से खांसने लगता है। जियान स्टंड नहीं होता उन दोनों की कंडीशन को देख के, बल्कि उसे भी एहसास हो गया था कि भले ही उसका पिछला अटैक पावरफुल हो, दोनों ज़ोनविंग ट्विंस की पावर कम करने का काम उसके सोल डिवावरिंग टेलिस्मैन ने किया है। हालांकि उसके सोल डिवावरिंग टेलिस्मैन ने अब तक इविल एनर्जी अब्सॉर्ब करी थी, बस उसकी क्वांटिटी ऐसी नहीं होती।
और तो जियान सेंस करता है कि इन दोनों नेदर ट्विंस की एनर्जी को ऑब्जर्व करके सोल ईटर टेलिस्मैन में बड़े बदलाव हो रहे हैं। उन कमजोर से दिखने वाले ज़ॉनमिंग ट्विंस को देख के जियान कहता है मुझे इस डिवॉरिंग टेलिस्मैन को बाद में स्टडी करना होगा, ये चीज घोस्ट वर्ल्ड से कनेक्टेड है, अगर मैंने इसे अच्छे से नहीं समझा तो मेरे लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। जियान एक्टिवेट करता है फ्लेम मंत्रा को और उसकी बॉडी में फ्लेम सर्कुलेट होने लगती है। एक बार फिर से जियान का ऑरा रिकवर हुआ था। सीन जाता है यूजुन की तरफ। जब वो जियान को अपनी फ्लेम को इकट्ठा करते हुए देखता है, वो यूज करने लगता है एक सीक्रेट टेक्निक को। हॉल में रह गई ब्लड मिस्ट को यूजुन के पीछे इकट्ठा होते हुए देखते हैं। यूजुन जहरीली आवाज में कहता है इंसानों में एक कहावत है, जब तक जिंदगी बची रहती है उम्मीद भी बनी रहेगी। ये कहने के बाद अपने भाई को पकड़कर ब्लड मिस्ट में लौटने लगा था, लेकिन इसी पल हवा की फटने की आवाज सुनाई देती है। शूट हो गया था कैंगयू का फिगर। कैंगयू के हाथ में थी फ्यूजन पावर। वो क्लियरली दोनों को भागने का मौका नहीं देना चाहती। ये देख के ज़ॉनमिंग ट्विंस पैनिक हो जाते हैं। अटैक उनके 20 मीटर की रेंज में पहुंचा था। जब लग रहा होता है कि सब कुछ खत्म हो ही जाएगा, सुनाई देती है क्रैक की आवाज। हॉल की दीवार में एक क्रैक अपीयर हुआ था और हम उसमें से एक सिनिस्टर फिगर को आते हुए देखते हैं। वो फिगर स्पेस क्रैक में से बाहर आया ही होता है। एक स्विच की आवाज के साथ वो सीधा उन दोनों ट्विंस के सामने अपीयर होता है। फेस डिस्टॉर्ट हुआ था। उसने ज़ॉनमिंग किंग्स के साथ स्पेस शिफ्ट कर दिया था। अगर इस हॉल में वो रिस्ट्रिक्शंस मौजूद नहीं होती तो शायद वो इन दोनों एंटिटीज को लेकर चला गया होता। कैंगयू का अटैक मिस हो गया था। हम उसे बैंग की आवाज के साथ पीछे की दीवार में टकराते हुए देखते हैं। सीन जाता है उस फिगर की तरफ। अपनी सिनिस्टर आवाज में कहते हैं मैंने सोचा नहीं था कि तुम दोनों को आज ऐसा दिन देखना पड़ेगा। तुम उस चीज को हासिल कर चुके हो। यूजुन और मिंगजुन जिनके भी जान बची होती है वो खुद को जैसे से स्टेबलाइज कर पाते हैं। यूजुन नोट करके बोलते हैं हाँ वो मेरे पास है। ये कहकर उसने अपनी हथेली खोली थी। हम देखते हैं सिल्वरी स्टोन को जो किसी मुट्ठी के बराबर होगा। ये चांदी जैसा पत्थर कई मिस्टीरियस रून से ढका हुआ होता है। जब कैंगयू की नजरें उस पत्थर के ऊपर गई थी, वो तुरंत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और रोर करके बोलती है बीस्ट ये मेरे मास्टर की इनहेरिटेंस है। जिस मोमेंट में सिल्वरी पत्थर अपीयर हुआ था, हीरो के माथे का वो रून तेजी से चमकता है। वो ब्लैक रोड फिगर कैंगयू के एक्सप्रेशन को देखता है और में गूंजती उसकी हंसी की आवाज। वो कहता है फेरी मून की इनहेरिटेंस इंसानों को हासिल नहीं करने दी जा सकती है, क्योंकि इसे पोजेस करने का मतलब ये है कि ये बच्ची डेफिनेटली दोशान लेवल तक पहुंचेगी और वो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। इसलिए अच्छा होगा कि इसे हम ले जाके सील कर दें। इस बंदे को जैसी ब्लडी मिस्ट ने घेर रखा था, वो जियान को गॉरफिंड की याद दिलाती है। जियान कहता लगता है ची हाउचिंग को इसने पोजेस किया। ओरिजिनली ची हाउचिंग ब्लड कर्स को यूज कर रहा था, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं होगा कि ब्लड कर्स उसे एक ब्लड डीमन बना देगा। जियान की बात को सुन के कैंगयू अपने सिर को हिलाती है। वो कहती है कोई ब्लड डीमन नहीं है। ब्लड डीमन जिन्हें हम गॉरफिंड के नाम से जानते हैं, इनके टॉप लेवल एक्सपर्ट्स दोशान लेवल की स्ट्रेंथ को रखते हैं। भले इसका ऑरा ब्लड डीमन एनवॉय जैसा हो, मैं सेंस कर सकती हूँ कि अभी दोशान लेवल तक नहीं पहुंचा है। जो फिगर इस बात को सुनता है वो हंस के कहता है फेरी जाओयू की डिसाइपल कैंगयू, लगता है तुम्हें हमारे बारे में कई सीक्रेट्स मालूम है। तुम सही कह रही हो, मैं एक ब्लड डीमन नहीं हूँ, लेकिन तब भी तुम हमें रोक नहीं पाओगी। कैंगयू बिल्कुल बात करने के मूड में नहीं होती है, क्योंकि उनके मास्टर की इनहेरिटेंस दुश्मनों के हाथों में करो या मरो वाली सिचुएशन आ चुकी है। अपने पैरों को जमीन पे प्रेस करके एक सोनिक वेव साउंड के साथ उस ब्लैक फिगर की तरफ शूट हुई थी। कैंगयू का फिगर किसी ब्लैक एंड व्हाइट रॉकेट की तरह दिख रहा था। उस ओवरवेलमिंग मोमेंटम को सेंस करके जी हाउचिंग के शरीर के ऊपर कब्जा करने वाला फिगर बोलता है ये दोशान पावर सच में अपनी रेपुटेशन को डिजर्व करती है, लेकिन भले मैं तुमसे डील न कर पाऊं। इतना कह के वो जियान और म्यूइंग की तरफ मुड़ा था। जैसे जियान नजरों को अपनी ओर सेंस करता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके और म्यूइंग के पास थी होली फ्लेम्स और अभी वो इतने पावरफुल भी नहीं हुए थे। नेचुरली एलियन इविल रेस उन्हें टारगेट बनाएगी। वो ची हाउचिंग का फिगर दोनों एंटिटीज को छोड़ के सीधा जियान की तरफ लॉन्च हो जाता है। जब कैंगयू ऐसे सीन को देखती है, एक पल के हेजिटेशन के साथ वो दोबारा मुड़ी थी, लेकिन लगता है ची हाउचिंग के लिए इतना समय काफी था। वो एक ही फ्लैश में अपीयर होता है जियान के सामने और उसके हाथ में एक खून की बूंद अपीयर हुई थी। ऐसा लगता है ये चीज जिसको टच करेगी ये उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी। हालात को इतना खतरनाक होते हुए देख जियान सबसे पहले म्यूइंग को धक्का देता है और उस अपोजिंग फोर्स का इस्तेमाल करके वो भी लेफ्ट में हो गया था, जिससे क्रीच की आवाज के साथ ची हाउचिंग का फिगर स्पेस को चीरते हुए आगे चला जाता है। वो पीछे मुड़ के बोलता है लड़के तेरे रिफ्लेक्सेस सच में अच्छे हैं, लेकिन ये तुझे बचा नहीं पाएंगे। वो एक छोटे से टॉर्नेडो बदल के फिर से जियान की तरफ शूट हो गया था। जब म्यूइंग ऐसे सीन को देखती है, वो लॉन्च हो जाती है जियान की तरफ। तभी म्यूइंग अपने हाथ के ऊपर किसी के हाथ को महसूस करती है। पीछे मुड़ के उसे कैंगयू दिखाई दी थी। कैंगयू कहती है क्या तुम देख नहीं रही, वो लड़का नहीं चाहता कि तुम किसी खतरे में फंसो। और तो और मैं सेंस कर पा रही हूँ कि वो भी एक स्पेशल मेंटल स्टेट में एंटर कर चुका है। अगर हम उसके बीच में इंटरफेयर करते हैं तो हम इससे सिर्फ उसकी हेल्प नहीं करेंगे, बल्कि उसके ऊपर एक बर्डन बन जाएंगे। जब जियान ने उस अटैक को डॉज किया था, कैंगयू तुरंत ही उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी वो सेंस करती है जियान के मोमेंटम को चेंज होते हुए। ये उसके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। सीन लौटता है वापस से जियान की तरफ। जब कुछ पलों पहले जियान के बगल से मौत निकली होती है, उस मोमेंट में जियान को एक इंस्पिरेशन आई थी। उसके हाथ पीछे रूलर पर जाते हैं और जियान के लिए सब कुछ स्लो हो जाता है। इस दुनिया
में अब बस जियान और रूलर ही एग्जिस्ट कर रहे थे। एक गहरी सांस भर के जियान बोलता है मूव द रूलर। इसके साथ रूलर घूमती है। ये सब कुछ बस एक पल के अंदर हो गया होता है। जब ची हाउजिंग का फिगर देखता है कि लड़का एक्चुअली में उसे हेड ऑन टकराने जा रहा है, वो एक डेंजरस स्माइल के साथ बोलता है लड़के तो ये मौत का बिल्कुल भय नहीं है। अगले पल वो डार्क एनर्जी जो अपने अंदर स्पेस को भी खींचने की कोशिश कर रही थी, वो जियान की रूलर से टकराती है। लेकिन आगे जो हुआ था उसने सबको शॉक कर दिया होता है। जब दोनों के बीच में कोलिजन हुआ था, कोई तेज आवाज सुनाई नहीं देती, बल्कि ची हाउजिंग के फिगर का वो अटैक हवा में गायब हो जाता है। रूलर बिना रुके बैंग की आवाज के साथ ची हाउजिंग के फिगर से टकराई थी। वो बंदा मुंह से खून पहुंचता वो पीछे चला गया था। हम उसके चेहरे पे शॉक, डिसबिलीफ और कंफ्यूजन को देख सकते हैं। उसका पिछला अटैक एक पीक दोधी को खत्म करने के लिए काफी था। स्पेशली उसने गॉर्फिन ब्लड का इस्तेमाल किया था, लेकिन वो अटैक जैसे ही जियान के रूलर के कांटेक्ट में आया, ये न जाने कहां वैनिश हो गया। भले इस लड़के के पास होली फ्लेम्स हो, लेकिन होली फ्लेम के पास भी ऐसी एबिलिटी नहीं होती है। ये सब विचार उसके दिमाग में चल ही रहे थे। जियान इस मौके का फायदा क्यों नहीं उठाता। गूंजती वुश बैंग की आवाज और फिर और बैंगिंग साउंड्स। जियान एक इंस्टेंट के अंदर उस ब्लैक रो फिगर के ऊपर 5 अटैक कर रहे थे। इन अटैक्स को करके जब जियान अपने रूलर को कंधे पे रखता है, हॉल में फिर से 5 बूम बूम की आवाजें सुनाई देती हैं। ची हाउजिंग का वो ब्लैक फिगर खून को फेंकता है। हम उसे चीखते हुए देखते हैं। असल में जियान का हर एक रूलर अटैक अपने साथ होली फ्लेम की प्योर पावर को लेके आया था, और ये प्योरीफाइंग पावर उस इविल एनर्जी के लिए जहर जैसी होती है। यहाँ ये ड्रामा चल ही रहा था, अचानक से यूरू, मियूंग, जियान और बाकी के लोग वहां में वॉलेंट फ्लक्चुएशंस को सेंस करते हैं, और फिर इनके कान में एक तेज बूम की आवाज जाती है। ये तक की सबसे खतरनाक सोनिक वेव थी, और क्रिस्टल पैलेस की गहराइयों में इसे सेंस करना पॉसिबल नहीं होना चाहिए था। सीन दिखाया जाता थोड़ा बाहर का। ये होता है वो जे ड्राइविट आइलैंड, लेकिन बात ऐसी होती कि अब इसका आधा हिस्सा गायब हो चुका था। इस बचे हुए आधे हिस्से पे वो फ्लेम और इविल पावर लिपटी होती है। मूनलाइट फेरी की डिसाइपल होने की वजह से यांगयू तीनों आइलैंड से जुड़ी होती है। इस वजह से जब वो अटैक आधे आइलैंड को उड़ा देता है, यांगयू इन फ्लक्चुएशंस को सेंस करके समझ जाती है ये पावर उस ब्लैक रोड फिगर की पावर थी। हमें इसके साथ आंसर भी मिल गया था। एक्चुअली वो गॉर्फिन वाला अटैक जो जियान की रूलर से टकरा के गायब हुआ था, वो गायब नहीं हुआ होता। जियान ने मूविंग द हेवन रूलर का इस्तेमाल करके उसे डिफ्लेक्ट कर दिया था, लेकिन वो फोर्स इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी कि उसने जे ड्राइविट आइलैंड के आधे हिस्से को तबाह कर दिया। ऑल्दो यांगयू समझ नहीं पाई कि पूरा मामला कैसे हुआ है, लेकिन जे ड्राइविट आइलैंड की डिस्ट्रक्शन के ऊपर अभी चर्चा करने का समय नहीं था। ये इन इविल एंटिटीज को खत्म करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। यांगयू चिल्ला के बोलती है जियान हेल्प करो। हालांकि मूविंग द रूलर टेक्निक ने जियान की जान बचा ली थी, लेकिन ये उसकी लगभग सारी एनर्जी को खा गई होती है। उसके चेहरे के रंग उड़ चुके होते हैं। जैसे वो यांगयू की आवाज को सुनता है, जियान स्टोरेज से कुछ मेडिसिन पे उसको बाहर निकाल के सीधा गटक लेता है। अगली पल में उसका ऑरा राइज हुआ था। फिर से अपने हाथ में रूलर को लेके वो यांगयू के साथ सामने लॉन्च हो जाता है। चलो हम ची हाउजिंग के फिगर को ब्लड डीमन एनवॉय बोलते हैं। जब ब्लैक डीमन एनवॉय इन दोनों को फिर से अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देखता है, उसके एक्सप्रेशंस अगली हो गए थे। वो कहता है मिस कैलकुलेशन। कुछ समय पहले तक उसके पास यांगयू और जियान के अटैक का सामना करने की पावर थी, लेकिन जियान के ऊपर किया गया वो हमला, उसमें गॉर्फिन की ट्रू सोर्स पावर का इस्तेमाल हुआ था, और अब बची हुई पावर ब्लड डीमन एनवॉय के लिए इन दोनों का सामना करने के लिए काफी नहीं होती है। उसके पास ऑप्शन होता है बस रिट्रीट का। आखिरकार वो इस जगह पे इनहेरिटेंस और ज़ुआनमिंग ट्विंस को रेस्क्यू करने के लिए आया था। पीछे ब्लड मिस्ट में यूजुन की आवाज सुनाई देती है। ये था यूजुन। वो कहता लगता है ब्लड डीमन एनवॉय के पास यांगयू को हराने की सोर्स पावर नहीं बची। उसके बगल में खड़ा मिंगजुन जो खुद को हील करने की कोशिश कर रहा था, वो नोड करके बोलता है शायद अगर यहाँ पे होता ट्रू ब्लड डीमन एनवॉय तो सिचुएशन पूरी तरह से अलग होती, लेकिन इस बच्चे की बॉडी पोजेस करी गई है, इसके पास ज्यादा सोर्स पावर नहीं है। इतना कह के मिंगजुन मुड़ा था जियान की तरफ। उसकी आंखें फिर से जहर उगलने लगती है। मिंगजुन कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन उस लिटिल बैस्टर्ड ने अपनी फ्लेम्स के साथ ऐसी पावर का यूज किया है जो हमारी सोर्स पावर के बड़े हिस्से को खा चुकी है। उस ब्लडी मिस्ट के अंदर ज़ुआनमिंग ट्विंस की हालत कुछ ज्यादा ही खस्ता थी। अगर वो लाल रंग का धुआं दोनों को छिपा के नहीं रख रहा होता और जियान वगैरह का ध्यान उनकी तरफ चला गया होता, तो शायद अब तक की दुनिया को टट्टा बाय बाय कर चुके थे। स्पेशली अब जियान के लिए इनकी आंखों में बस नफरत नहीं होती, बल्कि होता एक गहरा डर। सीन बैटलफील्ड की तरफ लौटा था, क्योंकि पिस की वजह से जियान की रिकवरी स्पीड बढ़ गई थी। वो तुरंत ही एक और टेक्निक का इस्तेमाल करता है। ये थी रॉक शैटरिंग हेवनली बरियल। जियान की बॉडी से टेरिफाइंग फ्लेम्स को फैलते हुए देखते हैं। ये फ्लेम बनाती है एक बड़ी से जायंट को, जो अपने दोनों हाथों को उठा के सामने लॉन्च हो जाता है। वहीं पे यांगयू भी यूज करती है एक पावरफुल टेक्निक, इसका नाम था लाइट ऑफ ब्राइट मून। हम पीछे के स्पेस में से एक हाफ मून के फैंटम को देख सकते हैं। भले ही चंद्रमा की छाया हो, लेकिन ये एक अजीब ही पावर को रेडिएट कर रहा था। जैसे ही यांगयू आगे की तरफ इशारा करती है, उस हाफ मून के फैंटम में से एक सिल्वरी बीम शूट होती है। जब वो ब्लड डीमन एनवॉय सीन को देखता है, वो 2 बार डैमेट बोल के उस खूनी धुएं की तरफ शूट हो जाता है। वो क्लियरली ज़ुआनमिंग ट्विंस को बचा के इस हॉल से बाहर जाना चाहता था। वो एनवॉय दोनों को पकड़ के जस्ट आगे शूट ही हुआ था, तभी जियान का फ्लेम जायंट उसका रास्ता रोकता है। पीछे सुनाई देती यांगयू की आवाज। वो कहती तुम कहाँ जा रहे हो। वो सिल्वरी लाइट बीम
में शिफ्ट हुई थी जब अटैक्स टकराने वाले होते हैं उस एनवॉय और ज़ॉनविंग ट्विन से। घबरा के ब्लड डीमन एनवॉय उस पत्थर को निकालता है। ये इनहेरिटेंस स्टोन था और इसे वो फेंक देता है उस लाइट की तरफ। जब कैंग ऐसे सीन को देखती है उसके एक्सप्रेशन चेंज हुए थे। तुरंत ही अपने हाथ को नीचे करती है। की आवाज के साथ कैंग के मुंह से खून बाहर आया था। लगता है उस लाइट बीम को शिफ्ट करने के लिए उसे बैकलैश का सामना करना पड़ा है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए वो इनहेरिटेंस स्टोन तबाह नहीं हो सकता। जैसी कैंग की सिचुएशन होती है वैसे जियान की भी थी। उसने भी हेवनली बैरियल टेक्निक को बीच में कैंसिल किया था। कैंग का फिगर फ्लैश होता है और वो नीचे जाके उस पत्थर को पकड़ लेती है। इस मौके का फायदा उठा के वो ब्लड डीमन एनवॉय अपनी आईब्राउज के बीच में से एक और खून की बूंद को बाहर निकालता है। इस बूंद को पकड़ के उसने सामने से गोला बनाया था। तुरंत ही हम एक बहुत बड़े वॉर्टेक्स को बनते हुए देखते हैं। जब जियान ऐसे सीन को देखता है वो बिना अपने मुंह से खून को पहुंचे अपनी हैंड से चेंज करता है। अगली पल में उसके फिगर को गायब होते हुए देखते हैं। ब्लड डीमन एनवॉय के सामने का वॉर्टेक्स भी क्लियर हुआ था और वो यूजुन और मिंगजुन को लेके अंदर जाता है। बात बस ऐसी ही होती है कि उस स्पेस पोर्टल के अंदर ब्लड डीमन एनवॉय और यूजुन ही एंटर कर पाए थे। पीछे से एक स्प्लैट की आवाज सुनाई देती है। छोटे हो रहे वॉर्टेक्स के अंदर से यूजुन की आवाज बाहर आती है। वो चिल्ला के बोलता है मिंगजुन। अब वैसे ये पूरा मामला क्या था ये हमें अगले पल मालूम पड़ा था। जब वॉर्टेक्स के गायब होने के बाद हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है। अभी जियान की रूलर में एक फिगर टंगा हुआ था और वो रूलर उसके चेस्ट के आर पार हो चुकी होती है। ये फिगर होता है मिंगजुन का। लगता है जब ब्लड डीमन एनवॉय दोनों को वॉर्टेक्स के अंदर ले जा रहा था जियान ने टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी रूलर को मिंगजुन के छाती के आर पार कर दिया था। बहुत तेजी से जियान की रूलर पे लटके मिंगजुन का फिगर अपने उस इविल ऑरा को खोने लगता है और उनकी नजरों में ये होली फ्लेम की वजह से हो रहा था। लेकिन सच्चाई ये होती है कि होली फ्लेम की आड़ में काम कर रही होती है डिवॉरिंग पावर। जब आग जलाती मिंगजुन की बॉडी को वो इविल ऑरा सोल ईटर टैलिस्मैन अब्सॉर्ब करता है। बस जियान के सरप्राइजिंग बात ये होती है कि ऐसी इविल पावर को अब्सॉर्ब करने के बाद भी सोल ईटर टैलिस्मैन में कोई भी करप्शन का साइन दिखाई नहीं दे रहा था। नजारा सोल ईटर टैलिस्मैन के अंदर का दिखाया जाता है। सोल ईटर लॉर्ड के सामने अपेयर हो चुका था गोल्डन ड्रैगन का फिगर। वो कहते हैं अब इस पावर को अब्सॉर्ब करके मुझे लगता है तुमने 2 लेवल तक की अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर लिया होगा। अभी सोल ईटर लॉर्ड के चेहरे पे भी स्माइल होती है। वो हल्के से नोड कर देते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग बोलते हैं भविष्य में मैं जियान को लेके घोस्ट वर्ल्ड जाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि तब तुम हमारी हेल्प करोगे। वो इविल पावर इतनी प्योर थी कि उससे सोल ईटर लॉर्ड पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होते हैं। और जिस तरीके से लड़का हमेशा किसी न किसी फॉरेन इविल रेस के पावर हाउस से टकराता जा रहा है, अगर सोल ईटर टैलिस्मैन उसके पास रहा तो वो और भी इविल पावर को ऑब्जर्व कर पाएंगे। इस वजह से सोल ईटर लॉर्ड नोड करके बोलते हैं बिल्कुल, वैसे भी घोस्ट वर्ल्ड से मैं ज्यादा फैमिलियर हूँ। जब इन दोनों पुराने जमाने के जायंट्स के बीच में बातचीत हो रही होती है, लगातार मूविंग द रूलर हेवली रॉक बैरियल और टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से जियान का फाइनली फ्यूज उड़ जाता है। हम उसे जमीन पर गिरते हुए देखते हैं। यूइंग जो कि अब तक पूरी सीन को एंग्शियसली देख रही थी वो एक ही फ्लैश में जियान को पकड़ लेती है। यूइंग के चेहरे पे चिंता को देख के जियान से रिला के बोलता है मैं ठीक हूँ। ऑफ कोर्स ये बात बिल्कुल सच नहीं थी। आखिरकार अब उसका ऑरा बिल्कुल वीक हो चुका था। अभी साइड में अपीयर होता है कैंग का फिगर। वो जियान के कंधे पे हाथ रख के एक जेंटल पावर को उसकी बॉडी में भेजती है। जियान के चेहरे पे रंग वापस आते हैं। स्माइल कैंग के चेहरे पे भी थी। वो कहती है तुम दोनों सच में एक ही क्लैन से आते हो। मैं तुम्हारे अंदर उसके फिगर को देख पा रही हूँ। जो भी हुआ था कैंग ने अच्छे से देखा था। लास्ट मोमेंट में जियान ने बिना होल्ड बैक करे अपनी पूरी पावर से मिंगजुन को ऑब्लिटरेट कर दिया था। लेकिन ये एक एक्सट्रीम मेथड होता है और किसी की ऐसा करने की हिम्मत नहीं होगी। जब जियान की सांसें थोड़ी स्थिर हो गई थी वो कहते हैं ओरिजिनली मैं दोनों की जान लेना चाहता था, लेकिन अफसोस की बात है को भागने में सफल रहे। कैंग स्माइल के साथ बोलती है कोई बात नहीं, तुमने मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा किया है। बाकी सबका मैं ध्यान रखती हूँ। अभी लगता है जियान को कुछ याद आया था। वो पूछता है क्या इनहेरिटेंस स्टोन ठीक है। जियान को याद आया था कि आखिरी पलों में उस ब्लड डीमन एनवॉय ने खुद भागने के लिए इस इनहेरिटेंस स्टोन के ऊपर गिव अप कर दिया था। लेकिन क्या इस पत्थर के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है ये अभी जियान को पता नहीं होता। कैंग नोड करके बोलती है नहीं, इनहेरिटेंस स्टोन अब भी ठीक है। यूरू डीवन वेल भी अब तक पास में आ चुके होते हैं। कैंग को अपने हाथ के उस इनहेरिटेंस स्टोन और यूरू के बीच में कनेक्शन साफ दिख रहा था। वो पूछती है तो तुम्हारा नाम यूरू है। इस पे यूरू नोड करती है। आज जिस हॉल के अंदर जो भी हुआ है उसे यूरू के दिमाग में एक बात बिल्कुल साफ हो गई है। इस दुनिया में स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर उनके साथ कैंग जैसी पावरफुल एक्सपर्ट नहीं होती तो भले ही जियान उसकी चाहे कितनी भी हेल्प करने की कोशिश करता आज हादसा होके रहता। और जिस तरीके से जियान ने उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी उसने यूरू के दिल को और भी गहराई से छुआ होता है। अपनी हथेली के ऊपर रख के उस पत्थर को देखते हुए कैंग कहती है मेरे मास्टर की डेथ के पीछे क्या कारण रहे मैं अभी उन्हें समझ नहीं पाई हूँ। इस वजह से कुछ समय के लिए मैं न्यूज को छोड़ के जाने वाली हूँ। यूरू तुम तब तक इस इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करो। मुझे लगता है इनहेरिटेंस स्टोन और उस इनहेरिटेंस रून के साथ तुम्हारे पास सच में सफल होने का मौका है। कैंग उस पत्थर को यूरू को दे देती है क्योंकि इनहेरिटेंस में टाइम लगने वाला था। जियान कहता है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सेटल हो चुका है तो समय आ गया जब हम भी और चीजों की तलाश करें। जियान की बात को सुनकर यूरू मुड़ती है जियान की तरफ, हाई स्टेट करती बोलती जियान
हेवन। ये सुन के जब जियान पीछे मुड़ा था तभी कुछ सोच के यूरू अपने सिर को हिलाती है। उसके चेहरे पे होती है एक अजीब सी स्माइल। इस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है जियान समझ नहीं पाता। वो कहता चिंता मत करो, सब कुछ सही होगा। फिर वो पीछे मुड़ता है, व्यूइंग यूटू और डीमन वेल की तरफ नोट करके। सबसे पहले हॉल से बाहर जाने वाला वही था। ऑफ कोर्स इन सभी के लिए कैंग्यू ने रास्ता खोला था। जब हॉल में बस कैंग्यू और यूरू रह जाते हैं, कैंग्यू यूरू से पूछती है क्या तुम उसे पसंद करती हो। ये सवाल यूरू को चौंका देता है। 2 या 3 सेकंड तक शांत रहने के बाद यूरू एडमिट करती है हाँ मुझे लगता है वो एक अच्छा इंसान है। ये बस उसकी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं है बल्कि उसके कैरेक्टर के बारे में भी है। जब कैंग्यू उस लड़की की आंखों में उस लाइट को देखती है उसे अपनी भूतकाल की यादें याद आती हैं। एक समय पे वो भी इसी तरीके से हुआ करते थे। कैंग्यू अपने सिर को हिलाते हुए बोलती है वो लड़का कुछ ज्यादा ही आउटस्टैंडिंग है। अगर तुम फ्यूचर में उसके साइड में खड़ी होना चाहती हो तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। यहाँ तक बोलते बोलते उनकी आवाज एकदम सीरियस हो जाती है। वो बताती है और हाँ ये मत भूलना कि वो शाओ क्लैन का मेंबर है। आई गेस तुम समझ पा रही होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये सुन के यूरू ने नोट किया था। वो कहती है इनहेरिटेंस मुझे इसीलिए चाहिए, जैसे मैं सक्सीड होती हूँ मैं शान से उसके साइड में खड़ी हो पाऊंगी। एंड में बोलते हुए यूरू की आवाज ट्रेम्बल हो रही होती है। ये देखिए कैंग्यू ने गहरी सांस भरी थी। वो कहती है चलो शुरू किया जाए, लेकिन याद रखना एक बार इनहेरिटेंस शुरू हुई उसके अंत में बस 2 ही चीजें हो सकती हैं। या तुम किसी फीनिक्स की तरह अपने पंखों को आसमान में फैलाओगी या इस दुनिया से तुम्हारा वजूद मिट जाएगा। यूरू नोट करके बोलती है मैं समझ गई। जियान का होली फ्लेम को हासिल करने से शाओ क्लैन का मेंबर होना ये बताता है कि उसका रास्ता बिल्कुल आसान नहीं होगा और अगर वो सच में उसकी कंपेनियन बनना चाहती है तो ऐसा वो इस लेगेसी की हेल्प से ही कर सकती है। सीन कुछ मिनट्स के बाद का दिखाया जाता है। कैंग्यू तेजी से हैंड सील्स को चेंज कर रही थी। उनकी हर एक हैंड सील के साथ उस चांदी जैसे पत्थर के अंदर कुछ रून्स जलने लगते थे। ये सीन चलता रहता है कुछ और सेकंड्स तक। फाइनली कैंग्यू अपने दोनों हाथों को साथ में लाके बोलती ओपन। बस के साउंड के साथ ही पूरा हॉल ट्रेम्बल होता है। उस इनहेरिटेंस स्टोन में से बाहर आती एक टेरिफाइंग पावर। ये पावर एक एंशिएंट ऑरा को पोजेस करती थी। अगर ध्यान से देखा जाए तो एक तरीके का गेट होता है और हम यूरू को बिना हेजिटेशन के इसके अंदर जाते हुए देखते हैं। उस सिल्वरी एंशिएंट गेट के सामने बस कैंग्यू का फिगर रह गया था। वो कहती है मेरी मास्टर की इस इनहेरिटेंस के लिए मुझे बस एक चीज चाहिए और वो है एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर। वहीं पे तुम जियान के साइड में खड़ी होना चाहती हो। भले हमारे रीजंस अलग अलग हो लेकिन लक्ष्य एक ही है। यूरू तुम मुझे निराश मत करना। ये कहने के बाद कैंग्यू ने अपने हाथ को वेव किया था। उनके पीछे का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है और वो इस हॉल से बाहर अपीयर होती है। इस हॉल को ढक लिया होता है एक और मिस्टीरियस पावर ने। साफ तौर पर कैंग्यू ने इसे सील कर दिया है। वो पीछे मुड़ के बोलती मास्टर मैंने आखिरकार आपकी लास्ट विश को पूरा कर दिया। पर्पल क्रिस्टल पैलेस के इस एरिया में अब बस ये शब्द गूंजते हुए रह जाते हैं। ये पर्पल क्रिस्टल पैलेस सील हो गया था। किसी को नहीं पता ये दोबारा कब खुलेगा। चलो कोई बात नहीं, हम यूरू को उस इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करने का टाइम देते हैं। वैसे भी तुम सबको मेरी आवाज से मालूम पड़ रहा होगा कि अब मेरे गले को आराम की जरूरत है। भले आपको बस आधे घंटे की वीडियो मिलती हो लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग 4 घंटे से ज्यादा का समय लेती है। कोई भी पूरा प्रोसेस 7 से लेकर 9 घंटे भी ले सकता है। ऑफ कोर्स ये तब की बात है जब तुम्हारा भाई ऑलरेडी चीजों को काफी ऑप्टिमाइज कर चुका है। खैर आप सभी कमेंट्स में लिख के बताओ इस सब का एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलने वाले कई सरप्राइजेस और डू स्प्रेड के साथ क्या हुआ ये भी हम जानेंगे। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो। इससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आप उन लोगों में से हो जिन्हें अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार रहता है तो डोंट वरी, इसी वजह से हमारा अर्ली एक्सेस प्रोग्राम चल रहा है और आप इसे चैनल की मेंबरशिप का हिस्सा बन के एंजॉय कर सकते हो। ज्वाइन का बटन सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा। हमारे सारे मेंबर्स कल के एपिसोड को शाम को ही देख पाते हैं। वहीं पे जिनके लेवल इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर होते हैं वो रहते हैं 2 एपिसोड आगे। तो हम तीसरे लेवल को भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि है इमोर्टल गॉड या उससे ऊपर वालों के लिए। हालांकि अब तक उसका तीसरा वीडियो रोज अपलोड हो रहा है लेकिन ये काफी हैक्टिक प्रोसेस है। सो उसके बारे में पूरा प्रॉमिस तो नहीं लेकिन पूरे एफर्ट्स का प्रॉमिस किया जा सकता है। चलो हम वीडियो को यहीं पे रैप करते हैं और देते हैं गले को आराम। सो स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।